पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि केमिकल इक्वेशन होती है और हमने वहाँ पर सीखा था कैसे किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो इस वीडियो का टॉपिक हम पे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम पे यहाँ पर मेनली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन है। पहली रिएक्शन हम पे यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम पे यहाँ पर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है यहाँ पर जो कि कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम पे थर्ड टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है हम पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको शॉर्ट में हम रिडॉक्स भी कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ना विद एग्जांपल्स। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आए हैं कभी भी। फर्स्ट यहाँ पर हम पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो जैसे कि इसका वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब कि यहाँ पर कुछ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ कंबाइन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जिसमें दो सब्सटेंस क्या होते हैं आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे ए और बी जुड़ के सी बना रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, कोई सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी कंबाइन हो रहे हैं आपस में, और मान लो कि यहाँ पर हमारा पी प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा मान लेते कि ए बी और सी तीन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर पी प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन टू और मोर देन टू और मोर देन टू substance combine to form a single substance, to form a single substance. ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा, देखो कभी दो कंबाइन होकर एक बना रहे हैं, कभी दो, कभी तीन सब्सटेंस कंबाइन होकर एक बना रहे हैं, है ना। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनाता है यहाँ पर क्या, H2O। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होती है तो बनता है हमारा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और जैसे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तब क्या होता है, इसमें कि दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, जुड़ना, मतलब कि तो यहाँ पर दो जुड़ के एक बना रहे हैं यहाँ पर। सेकेंड ठीक इसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है डिकम्पोज मतलब होता है यहाँ पर टूटना। ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोज मतलब यहाँ पर क्या होता है, टूटना, या फिर जिसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन होना। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन होना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। जैसे कि जब हम क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं जब हम, ठीक है, हीट, डेल मतलब कि हीट, तो ये टूट जाता है यहाँ पर
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो डिकम्पोज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस है ये टूट के दो बना रहा है। कॉम्बिनेशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था यहाँ पर, एक दो जुड़ के एक बना रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई ए बी सब्सटेंस है यहाँ पर ऐसा, और वो टूट जा रहा है किसमें, यहाँ पर ए प्लस बी में, ए प्लस बी में, ठीक है। और यहाँ पर ये हो रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ए प्लस बी जुड़ के आपस में क्या बना रहे थे, यहाँ पर ए बी बना रहे थे। तो ठीक जो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, उसका ठीक उल्टा हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर दो कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बना रहे थे, यहाँ पर एक सब्सटेंस टूट के क्या बना रहे हैं, यहाँ पर दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहे हैं। तो डिकम्पोज मतलब टूटना। तो इन दिस रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर, इन दिस केमिकल रिएक्शन वन सिंगल सब्सटेंस ठीक है, स्प्लिट इनटू, स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जा रहा है, ठीक है। तो उसका आपको डेफिनेशन में ध्यान रखनी है रिएक्शन की, जो भी है कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, और एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन के और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं को मैं अब आगे डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो डिकम्पोज मतलब होता है एक सब्सटेंस का दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में तोड़ना, टूटना। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, फेरस सल्फेट का है, FeSO4, ठीक है। अब जब क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, हीट के लिए हम डेल का साइन यूज करते हैं, डेल मतलब हीट करना। तो जो फेरस सल्फेट होता है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का क्या होता है, यहाँ पर ये कंपाउंड होता है। तो जब को उसको हीट करते हैं तो टूट जाता है यहाँ पर Fe2O3, ठीक है, यहाँ पर प्लस SO2 जो कि गैस होती है, और आगे तुम्हारे यहाँ पर है SO3, SO2 और SO3 जो कि गैस है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर फेरस सल्फेट है ये भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, और जो बाकी दो होती हैं गैस होती हैं। और जो ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, इसका कलर होता है ब्राउन कलर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका कलर होता है ब्राउन। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो इसका कलर यहाँ पर ग्रीन से ब्राउन में टर्न हो जाता है, ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन में। ऐसा क्यों, ठीक है, इसका कलर किससे ग्रीन से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, और इस चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन लिखो, ऐसा एग्जाम में आया था, केमिकल रिएक्शन लिखने को आया था। तो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन से ब्राउन हो जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट ग्रीन है, और जब इसको हीट करते हैं तो टूट जाता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3 में। अब क्योंकि ये दोनों तो गैस है, तो ये दोनों जैसे ही टूटेगा, जैसे ये Fe2O3 SO2 SO3 बनेगा, तो ये दोनों तो उड़ जाएंगी क्योंकि ये गैस है यहाँ पर, है ना। बचेगा एट द एंड क्या, सिर्फ ये बचेगा। तो ऐसा लगेगा कि FeSO4 का कलर ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो गया है, ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर है हम पे लेड नाइट्रेट PbNO2 सॉरी, लेड नाइट्रेट, और इसको हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट होता है ये हमारा कलरलेस कंपाउंड होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पर PbNO3 कैसा कंपाउंड होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। अब जब इसको हीट करते हैं यहाँ पर तो होता क्या है कि ये बनाता है PbO प्लस NO2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हमारा बनता है O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्या सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और जो बाकी दो बने NO2 और O2 ये सब क्या होती है, ये गैस होती है, ठीक है। तो PbO का जो कलर होता है वो होता है येलो, PbO का कलर कैसा होता है यहाँ पर, येलो होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वो कलरलेस मतलब कि वाइट बोल सकते हैं यहाँ पर, मतलब कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं इसके, जैसे चीनी के होते हैं। तो जैसे PbNO3 को हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो एक कलरलेस
येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो। ऐसा क्यों होता है और इस चेंज के लिए केमिकल रिएक्शन लिखी है। तो यहाँ पर रीज़न साफ है, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो बना दिया इसने यहाँ पर PbO जो कि येलो कलर का होता है। बाकी जो ये दो गैस बनी, ये तो गैस हैं, ये तो उड़ जाएंगी यहाँ पर, ये तो क्या होगी, गैसेस क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर PbNO3 का कलर ऐसे क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन लिखनी थी वहाँ पर। तो ये दो नीचे की इंपॉर्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पे आता है वो आती है तीसरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसका भी वर्ड ही बता रहा है। डिस्प्लेस होना मतलब क्या होता है, रिप्लेस होना। इस डिस्प्लेस वर्ड का मतलब क्या होता है, रिप्लेस हो जाना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन दिस केमिकल रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेसेस, ठीक है, यहाँ पर रिप्लेसेस या डिस्प्लेसेस जो भी है, डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक मान लो एलिमेंट है और यहाँ पर एक BC कंपाउंड है। ठीक है, BC कंपाउंड कैसा है, आयनिक है, B पे प्लस है और C पे माइनस है। तो यहाँ पर A क्या करता है, यहाँ पर हमारा A क्या करेगा, ये B को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो B को बाहर कर दिया तो यहाँ पर C अकेला हो गया, और यहाँ पर B की जगह पे कौन आ गया, यहाँ पर हमारा A आ गया। अब B कौन हो गया हमारा, यहाँ पर बाहर हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे A ने क्या कर दिया, यहाँ पर B को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर कब यहाँ पर A B को हटाएगा, कब नहीं हटा सकता। तो सिंपल सी कंडीशन है यहाँ पर कि जो यहाँ पर A होना चाहिए, जो रिप्लेस करने वाला होना चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी B से ज़्यादा होनी चाहिए। B से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। भाई अगर किसी इंसान को किसी की जगह लेनी है, अगर A को यहाँ पर A को B को रिप्लेस करना है, B की जगह लेनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या होना चाहिए, B से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, A को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर B से ज़्यादा रिएक्टिव। अगर ये नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, X प्लस यहाँ पर मान लो हमारा है Y और Z, ये केमिकल रिएक्शन है। और यहाँ पर मान लो कि ये जो X है, ठीक है, ये मान लो कि Y को रिप्लेस करना चाहता है। तो क्या इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो X है उसकी रिएक्टिविटी Y से ज़्यादा होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये ग्रेटर है, X की रिएक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो इसको रिप्लेस कर देगा, जो X होगा Y को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पर ये Z है, Z के साथ पहले Y था, कौन आ जाएगा यहाँ पर X, और जो Y था वो क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ पर Y क्या हो गया हमारा बाहर हो गया। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब X जो है वो Y से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर लेकिन कंडीशन ऐसी है यहाँ पर कि मान लो कि जो A है, ठीक है, यहाँ पर वो BC से B को रिप्लेस करना चाहता है, ये A किसको रिप्लेस करने चला है, B को, इसको बाहर करना चाहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो B है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है A से। अब अगर B ज़्यादा रिएक्टिव है A से, B ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, A से, तो क्या उसको रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। A उसकी जगह तभी ले पाएगा, A जगह तब ले पाएगा B की, जब A के पास कम से कम A की केमिकल रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, B से ज़्यादा होनी चाहिए, B ज़्यादा रिएक्टिव, B ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, सॉरी A ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगा B को रिप्लेस। पर यहाँ पर क्या है कि B जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो पहले से प्रेजेंट है C के साथ वो ज़्यादा पावरफुल है, तो B को बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक है, A, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके कुछ रियल एग्जाम्पल देते हैं जरा। ठीक है, किस टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें पूछे जाते हैं। पहला यहाँ पर है कॉपर है और यहाँ पर ये FeSO4 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर FeSO4 है, यहाँ पर C हो गया प्लस यहाँ पर हो गया FeSO4 हो गया, Fe पे प्लस चार्ज है, SO4 पे माइनस चार्ज है। अब कॉपर मेटल है, यहाँ पर Fe भी मेटल है। अब यहाँ पर क्या होगा हमें पता है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको। कॉपर जो होता है वो क्या होता है,
लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है Fe से, मतलब Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो क्या ये कॉपर Fe को रिप्लेस कर पाएगा, जगह ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जबकि अगर मैं कराऊँ यहाँ पर रिएक्शन किसकी, यहाँ पर Fe की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ किससे, यहाँ पर CuSO4 से, तो जैसे कि मुझे पता है ये प्लस इसमें माइनस, Cu मेटल है तो किसको रिप्लेस करेगा, Fe मेटल है तो Cu को रिप्लेस करना चाहेगा, यहाँ पर इसको रिप्लेस करना चाहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो Fe होता है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe क्या कर देगा, इसको उससे बाहर कर देगा Cu को, और SO4 के साथ अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, Cu की जगह Fe आ जाएगा प्रोडक्ट साइड में, और साथ में यहाँ पर हमारा बनेगा यहाँ पर क्या, Cu बाहर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी, है ना, ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर आपको बस ये सिंपल है कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन मेटल किससे क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की वो याद होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है यहाँ पर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर होता है जिंक, फिर यहाँ पर होता है Fe, ठीक है, फिर यहाँ पर होता है Sn। अब यहाँ पर स्पेस कम बचा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा नहीं स्पेस है यहाँ पर, इसको नीचे कर लेते हैं, हाँ Sn। उसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पे Pb, लेड बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आता है Cu कॉपर, और यहाँ पर आता है मर्क्यूरी, फिर आता है हमारे यहाँ पर सिल्वर, फिर आता है यहाँ पर हम पे गोल्ड, ठीक है। इसके नाम भी मैं लिख देता हूँ। के मतलब होता है पोटेशियम, के मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारा यहाँ पर पोटेशियम, Na मतलब यहाँ पर क्या होता है सोडियम, Cu मतलब यहाँ पर क्या होता है कॉपर, और Mg मतलब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर मैग्नीशियम, Al मतलब यहाँ पर हम पे क्या होता है एल्यूमिनियम, Zn मतलब यहाँ पर हम पे क्या होता है जिंक, Fe मतलब यहाँ पर आयरन, Sn मतलब यहाँ पर होता है टिन, Pb मतलब यहाँ पर क्या होता है लेड, Cu, अच्छा यहाँ पर Ca था, सॉरी कैल्शियम था यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉपर नहीं था, यहाँ पर Ca था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये था कैल्शियम Ca, इसको भी मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर था Ca, Cu नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉपर, उसके बाद यहाँ पर आता है मर्क्यूरी, Ag मतलब होता है सिल्वर, और Au मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारा गोल्ड। अब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का है तो यहाँ पर ये अगर हम अप से डाउन जाते हैं, ठीक है, सॉरी डाउन से अप जाते हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, फिर कैल्शियम और कम रिएक्टिव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती जाएगी। और नीचे के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ही मर्क्यूरी, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसी वजह से हम ज्वेलरी बनाने में सिल्वर गोल्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं ये रिएक्शन ही नहीं करते जल्दी से किसी के साथ, रिएक्शन नहीं करेंगे तो स्टेबल रहेंगे ना, खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी का क्या होगा, ऊपर जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं सजेस्ट करूंगा इसको याद करने का तरीका, या तो कोई निमोनिक लगा लो, कोई शॉर्टकट्स, कोई ट्रिक विक, वरना क्या कर सकते हैं हम तीन तीन एलिमेंट के पेयर में उनको याद कर लो। पहले याद कर लो किसको, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसा करके यहाँ पर तीन करो आज याद, फिर तीन कल करना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर तीन परसों आयरन, टिन, लेड, फिर कॉपर मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे करके। तो आपको ये 3-4 दिन में याद हो जाएंगे और कभी भूलोगे भी नहीं आप, अगर थोड़ा थोड़ा करके याद करने की कोशिश करेंगे। एकदम से इंसान भूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से क्या आते हैं कि जहाँ पर आपको ना थोड़ा सा कंपाउंड्स का कलर हल्का सा याद होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड्स का कलर देखो यहाँ पर क्या होता है,
जैसे CSO4 होता है, ये कंपाउंड का कलर होता है ब्लू, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर FeSO4 होता है, इसके कलर होता है ग्रीन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है यहाँ पर, ग्रीन होता है। उसके अलावा जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कंपाउंड्स यहाँ पर कलरलेस ही होते हैं। इसके अलावा एक दो और कंपाउंड थे जिनका कलर इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो ज़्यादातर कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पर हम पे कलरलेस होते हैं, ज़्यादातर कंपाउंड्स, ठीक है। अब हर किसी का तो याद रख सकते हैं नहीं हम, मैंने बता दिया आपको। बाकी जो आएगा अगर कोई और, तो लगभग ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ज़्यादातर कंपाउंड्स के सॉल्ट वो क्या होते हैं, कलरलेस। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक टैंक है यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर रखा हुआ हमारा यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पर रखा हुआ है हमारा यहाँ पर कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मान लो आपको कहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है और इसमें हम आयरन नील डिप करते हैं, ये लोहे की कील क्या करते हैं यहाँ पर डिप, यहाँ पर ये क्या है Fe, आयरन नील है। तो जैसे आयरन नील डिप करते हैं होता क्या है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन से, वाई। और इसकी केमिकल रिएक्शन लिखो और एक्सप्लेनेशन दो। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, Fe की केमिकल रिएक्शन करेंगे CuSO4 से, ठीक है। यहाँ पर तो ये प्लस माइनस, तो Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, बाहर कर देगा, तो SO4 के साथ अब कौन आ जाएगा, यहाँ पर Fe आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है यहाँ पर। और इस कंपाउंड का कलर कैसा होता है यहाँ पर, FeSO4 का ग्रीन। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से इस कंपाउंड का कलर ब्लू से ग्रीन हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए यहाँ पर, मतलब रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, ताकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा पाओ, पता लग पाए कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे और एग्जाम्पल यहाँ पर कि होता क्या है कि जब यहाँ पर मैग्नीशियम की अगर हम रिएक्शन कराएं कॉपर सल्फेट से, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम है प्लस माइनस, मैग्नीशियम किसको रिप्लेस करना चाहेगा, अपने जैसे किसी को, यानी कि CO मेटल को। तो ये इसको रिप्लेस कर देगा क्योंकि रिएक्टिविटी में ज़्यादा है। तो SO4 के साथ कौन आ जाएगा, तो SO4 के साथ यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर कौन, मैग्नीशियम आ जाएगा ऐसा। और हमारे साथ में यहाँ पर क्या जाएगा, कॉपर बाहर। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्योंकि कैसा होता है कलर में, ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है। और जो यहाँ पर MgSO4 होता है वो जो होता है यहाँ पर वो होता है कलरलेस। मैंने आपको कहा कि दो ही कंपाउंड के कलर याद रखना आपको मेनली, एक तो हो गया CuSO4 ब्लू और FeSO4 ग्रीन, बाकी सब कलरलेस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस बीकर में अगर हमारा CuSO4 का ब्लू कलर का सॉल्यूशन रखा हुआ है, CuSO4 का ब्लू कलर का सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे, अगर मैग्नीशियम के टुकड़े, ये ऊपर से मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसमें यहाँ पर ही यहाँ पर डाल दिए मैग्नीशियम के टुकड़े, तो इसका ब्लू से कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी कि कलर उड़ जाएगा, ठीक है। कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो रीज़न यहाँ पर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर कौन जाएगा, मैग्नीशियम की जगह पे कॉपर, तो MgSO4 बन जाएगा जो कि कलरलेस होता है। तो ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कलरलेस हो जाएगा बीकर में रखे कंपाउंड का कलर। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं ऐसे, ठीक है। एग्जांपल्स, कलर मतलब कंपाउंड्स के, तो ध्यान रहेगा यहाँ पर CuSO4 होता है ब्लू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो FeSO4 होता है मैंने बताया अभी, फेरस सल्फेट, वो होता है ग्रीन। बाकी कंपाउंड्स लगभग क्या होता है, कलरलेस होते हैं। एक दो का कलर होता है पर ज़्यादातर यही आते हैं, बाकी को कलरलेस मान सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके चौथी टाइप की रिएक्शन जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर वर्ड ही आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, देखो A और B है ऐसा, A प्लस B नेगेटिव, और कोई कंपाउंड है C प्लस और यहाँ पर क्या है D नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि मैं समझाता हूँ यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या है
कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो Ag प्लस है ना, ये डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर किसको, C की जगह ले लेगा। Ag प्लस यहाँ पर क्या करेगा यहाँ पर, हाँ जब जहाँ पर Ag प्लस देखो क्या है यहाँ पर, ये कैटायन है, ये भी कैटायन है ना, Ag प्लस कैटायन है, ये भी कैटायन है, तो इसको रिप्लेस करना चाहेगा, तो इसको धक्का मार के बाहर कर देगा, इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर कौन था, यहाँ पर हमारा था कौन, यहाँ पर हमारा था D। 2 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा D था, तो D ऐसे ही आ गया। D के साथ C था, तो उसकी जगह कौन आ गया, यहाँ पर A आ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर C बाहर आएगा तो C क्या करेगा, A की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर B के साथ कौन आ गया, यहाँ पर C आ गया। तो यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी यहाँ पर, है ना। A ने C को डिस्प्लेस किया और C ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, A को, यानी कि A की जगह ले ली। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर क्या होते हैं, दो कंपाउंड्स के बीच आयन एक्सचेंज होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगी, ए ने सी की जगह ले ली और सी ने किसकी जगह ले ली, ए की जगह ले ली। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर क्या होता है, दो कंपाउंड्स के बीच आयन एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन इन विच, रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर इन विच, ठीक है, यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज, ठीक है, जिनके बीच में आयन्स क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं यहाँ पर बिटवीन टू कंपाउंड्स, बिटवीन टू कंपाउंड्स, जहाँ पर क्या होते हैं, दो कंपाउंड्स के बीच आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं जरा, तब समझ में आएगा आपको। जब जैसे यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर मान लो कि एक कंपाउंड है यहाँ पर AgNO3, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, NaCl से। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस, ये Ag क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये Na को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर Cl के साथ कौन आ जाएगा, देखो यहाँ पर Ag, तो यहाँ पर AgCl बन गया। अब जैसे Na को बाहर करेगा, Na क्या कर देगा, यहाँ पर ये Ag की जगह ले लेगा कि तूने मुझे रिप्लेस किया, मैं अब तेरी जगह ले लेता हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर Ag की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर NO3 के साथ कौन आ जाएगा हमारा, यहाँ पर वो आ जाएगा कौन, Na। तो NaNO3 और AgCl, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है और फिर दूसरा क्या कर रहा है, बाहर निकल के उसकी जगह ले ले रहा है, उसको रिप्लेस कर दे रहा है। जैसे यहाँ पर A क्या हो रहा है, यहाँ पर C की जगह ले ले रहा है, फिर C क्या कर रहा है, वहाँ पर A की जगह ले ले रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लास्ट 5th टाइप की केमिकल रिएक्शन हम पे आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये इरेज क्यों जा रहा है, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पर और नीचे लिखते हैं यहाँ पर। तो सेकंड टाइप की यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हम पे है, सॉरी 5th टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहले हम पढ़ेंगे, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक कॉलम बना लेते हैं, और सेकंड यहाँ पर लिखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जैसे कि वर्ड ही बता रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब किसी एलिमेंट में अगर यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या तो उससे क्या हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो मैं कहूँगा उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। फिर रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो गया। अब एग्जाम्पल से इसको जरा समझते हैं एक्चुअली में इसका मतलब है क्या यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर है क्या।
ये। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है हम पे, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और हमारा यहाँ पर बन रहा है कॉपर प्लस यहाँ पर वाटर। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो यहाँ पर दो वो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो यहाँ पर हम पे रिएक्टेंट है, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पर CuSO4 CuO कॉपर ऑक्साइड और H2, इनमें से किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है CuO था, अभी प्रोडक्ट में जाके क्या बन गया, CO बन गया। इसका देखो O क्या हो गया, गायब। देखो यहाँ पर O था ना साथ में CuO, तो इसका O अब क्या हो गया, यहाँ पर गायब हो गया, O चला गया इसका यहाँ पर। तो मतलब देखो उसका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो मतलब कि इसका हो रहा है हमारा यहाँ पर रिडक्शन, इसका यहाँ पर हम पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये क्या था तुम्हारा, H2 था और जाके यहाँ पर क्या बन गया, H2O बन गया। ये एक्स्ट्रा O आ गया ना यहाँ पर, तो इसको ऑक्सीजन मिल गई। मतलब जो यहाँ पर ये H2 था, इसको यहाँ पर जाके क्या कोई O मिल गई ना। जैसे यहाँ पर H2O का क्या हो गया था, यहाँ पर इसका O चला गया था यहाँ से, इसको मिल रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और पहले वाले का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पे सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा, तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हम पे है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की रिएक्शन कराई, तो हमारा यहाँ पर बना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। अब हमें यहाँ पर ये बताना है इन दोनों रिएक्टेंट में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है और इसका क्या हो रहा है। रिएक्टेंट का बताते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर ये ZnO था, यहाँ पे जाके क्या बन गया, Zn बन गया। ये देखो ZnO था, यहाँ पे जाके क्या बन गया, Zn। तो यहाँ पर एक O हुआ करती थी जो कि कम हो गई। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी ना एक, जो कि यहाँ पर क्या हुई, रिमूव हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। ये आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब रिडक्शन। इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो वर्ड से ही ध्यान रहेगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन में क्या हो गया उसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। देखो ZnO था, Zn बन गया, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। तो इसका यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पर देखो C था और यहाँ जाके कहेंगे CO, तो O मिल गया ना इसको, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो मतलब कि इसका हो रहा है हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर यहाँ पर, थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम पे है, थर्ड एग्जांपल हम पे यहाँ पर है MnO2 यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड प्लस यहाँ पर क्या है Cl2 इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर बन रहा है MnCl2 प्लस यहाँ पर हमारा बन रहा है Cl2 और यहाँ पर हमारा बन रहा है H2O। अब यहाँ पर हमें बताना है रिएक्टेंट में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। MnO2 का और Cl2 का किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब MnO2 यहाँ पर जाके बन गया MnCl2 बन गया। यहाँ पर हमें दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन चली गई इसकी, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब कि रिडक्शन हो रहा है इसका। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जब एक का रिडक्शन होता है तो दूसरे का अपना आप ही फिक्स है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का अपना आप ही क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पर Cl2 नहीं था, यहाँ पर HCl था, सॉरी यहाँ पर था हमारा यहाँ पर HCl, हाँ। तो उसका सेकंड का तो अपना आप ही फिक्स है कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव भी कर देंगे कैसे। वैसे अगर एक का पता लग जाए तो दूसरे का अपना आप ही फिक्स होता है। अगर एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, और एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन। पर देखो फिर भी यहाँ पर देखो HCl था, यहाँ पे जाके Cl2 बन गया, यहाँ पे HCl था और यहाँ पे जाके क्या बन गया, यहाँ पर ये Cl2 बन गया। तो देखो उसकी H चली गई ना, दिख रही H यहाँ पर क्या हुई, चली गई है। H रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होना है यहाँ पर, ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो हाइड्रोजन का क्या होना है यहाँ पर, रिमूव होना। तो यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है।
ठीक है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, उल्टा, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होना, ऐड होना। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे ही कर पाएंगे, बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दो छोटे छोटे और टर्म है जो पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मतलब कि ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, और दूसरा यहाँ पर होता है रिडक्टेंट क्या होता है, रिडक्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि ऑक्सीडेंट मतलब, ठीक है, जो कि क्या करता है, किसी कंपाउंड को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट को ऑक्सीडेंट कह देते हैं शॉर्ट में। और रिडक्टेंट मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जो कि रिडक्शन करता है, यानी कि यहाँ पर जो रिडक्शन करने वाला एजेंट होता है यहाँ पर, उसे हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, रिडक्टेंट। अब जो एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाया उसी के बेस पे आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें हमारे यहाँ पर था क्या, CuO था शायद से, CuO, या फिर सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, ZnO प्लस हमारे यहाँ पर क्या था, प्लस Cu, और हमारा यहाँ पर बन रहा था Zn प्लस हमारा यहाँ पर बन रहा था प्लस CO। तो यहाँ पर देखो ZnO का क्या हो रहा है, इसका देखो ZnO था, यहाँ पर Zn हो गया, इसका ऑप्शन रिमूव हो रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन। और यहाँ पर C था देखो यहाँ पर ये, और यहाँ जाके क्या हो गया, C हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गई है, मतलब इसका क्या हो गया हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब जरा समझते हैं यहाँ पर, देखो क्या होता है, ऑक्सीडेंट कौन हो गया इसमें से, कौन में से, इनमें से रिडक्टेंट हो गया, कौन इनमें से क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेंट है, और कौन इनमें से यहाँ पर क्या है, रिडक्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है। देखो ऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्टेंट वो जो रिडक्शन करता है। अब इसका देखो रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का क्या हो जाना है यहाँ पर, रिमूव हो जाना। अब ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव कब हो रही है, जब क्या कर रही है, जो सी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, जो ZnO में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सी है, ये O क्या कर रहा है यहाँ पर, सी एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ZnO से O चली जा रही है और C को मिल जा रही है, ऐसा। तो अगर C, ये जो C है अगर वो O एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो इससे रिमूव कहाँ से होगी, मतलब इससे ऑक्सीजन का रिमूवल तब तक नहीं हो सकता जब तक क्या ना करे, C एक्सेप्ट ना करे ऑक्सीजन को ना। तो C तो है जो इसका क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहा है, तो C जो है वो हो जाएगा यहाँ पर रिडक्टेंट, C क्या हो जाएगा यहाँ पर रिडक्टेंट। और दूसरी तरफ ये भी देखो, ये C है, ये CO बन रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका ऑक्सीडेशन तब हो रहा है ना, इसको ऑक्सीजन को मिलेगा तब, जब एडिशन तब होगा जब तुम्हारा O देगा। अगर O इसको दे ही ना ऑक्सीजन C को, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ZnO क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेंट हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर ऑक्सीडेंट, ठीक है। और कभी समझ नहीं आए तो बहुत सिंपल सा होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट हो जाता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्टेंट हो जाता है। देखो वो क्या हो गया तुम्हारा रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा था यहाँ पर वो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेंट। तो उल्टा हो जाता है, ठीक, केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। जिसका मतलब जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, रिडक्टेंट होता है ना। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था इसमें भी समझ सकते हैं, CuO प्लस H2, हमारे यहाँ पर बन रहा था Cu प्लस यहाँ पर H2O। तो इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि कौन रिडक्टेंट है और कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्शन करा रहा है कौन क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेंट है और कौन हमारा यहाँ पर रिडक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CuO था, ये Cu बन गया, ये H2 था यहाँ पर, ये H2O बन गया। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, इस O को, ये वो यहाँ शिफ्ट हो गई होगी यहाँ पर, यही हुआ होगा। तो यहाँ पर H2O बन गया और इसकी O चली गई और यहाँ पर O आ गई, तो यहाँ पर CO बन गया और यहाँ पर H2O बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर ये H2 क्या करे, अच्छा CuO का क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। देखो यहाँ पर ये था ना, ये ऐसा था, यहाँ पर ऑक्सीजन चली गई, इसकी रिमूव हो गई रिएक्शन के दौरान, तो मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जो वो H2 था
ये H2O में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो H2 का क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब ये बताना कि इसमें से कौन रिडक्टेंट है कौन ऑक्सीडेंट है। अब इसका देखो CO का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। क्यों, क्योंकि देखो H2 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, H2O ले रहा है। अगर ये H2 ले ही ना ऑक्सीजन तो ये देगा कहाँ से, ये रिमूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। रिमूव तो कब हो रहा है, जब H2 एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये H2 ले ही ना COO की O, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी नहीं, इसका रिडक्शन होगा ही नहीं। तो रिडक्शन कौन कर रहा है इसका, H2 तो कर रहा है, ये तो ले रहा है इसके ऑक्सीजन। तो जो H2 हो गया वो क्या हो गया, वो रिडक्टेंट हो गया हमारा। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर इस H2 को ये O दे ही ना, कौन O ना दे, CuO, ये CU जो कंपाउंड था वो O दे ही ना, तो क्या होगा, ये O अगर इसको देगा ही नहीं यहाँ पर ना, तो उसको मिलेगी नहीं, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो CuO क्या करा रहे हैं यहाँ पर, इसका ऑक्सीडेशन। तो CuO क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडेंट। तो उल्टा हो जाता है, बस जिसका रिडक्शन हो रहा है वो गया तुम्हारा ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो गया, रिडक्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है यहाँ पर, थैंक यू।